प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलती चली आ रही है। इससे पहले 3 वीडियो दी जा चुकी हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भेड़ बकरियां अन्य पशु को रखे जाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए सराय नहर, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी माहदहा, ऑप्शन डी इनाम गांव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बागौर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे भीड़वाला से 25 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल स्थित है। यहाँ मध्य पाषाणकालीन ताम्रयुगीन तथा लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा एवं एल.एस. लेशनी के निर्देशन में 1967 से 1969 के बीच उत्खनन का कार्य कराया गया था। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान का बागौर एवं मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गढ़ होगा, प्राचीनतम पशुपालन अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहली शताब्दी से, ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी से, ऑप्शन सी तीसरी शताब्दी से, ऑप्शन डी चौथी शताब्दी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौथी शताब्दी से। गंगा के तराई क्षेत्र में लहुरा देव अर्थात संत कबीर नगर का जो इलाका है उसमें चावल के प्रमाण मिले हैं। यहां से प्राप्त चावल के साक्ष्य 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा है। तो जो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ के द्वितीय काल से गेहूं, जौ, अंगूर एवं कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। पुराविदों का अनुमान है कि हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ एवं कपास की खेती की तकनीक मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की होगी। प्रश्न नंबर 4 है, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, दैमाबाद, इनाम गांव, मालवा या जौरवे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैमाबाद। दैमाबाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल है। यहां लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें 4000 लोग रह सकते हैं। यहाँ तांबे के साथ साथ बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिली हैं। रथ चलाते हुए, यहाँ पे ये रथ होगा, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां जिसमें प्रत्येक वस्तुएं ठोस धातु की बनी हुई हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बसान घाटी, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश का उत्तनूर, ऑप्शन सी है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। इस क्षेत्र में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति का भी नाम दिया गया हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी। ऑप्शन दिया हुआ है, आहार संस्कृति, ऑप्शन बी जौरवे संस्कृति, ऑप्शन सी मालवा संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। यहां ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति मूलतः नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। यहां के प्रमुख स्थलों में कैथा, एरच, नगदा, नवदा टोली आदि हैं। ये सभी स्थल पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो ये नाम जो है वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, कैथा है, एरच या एरड़ कहते हैं, नगदा है और नवदा टोली है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं,
एरण, नगदा और नौदा टोली का संबंध किससे है? अभी हमने ऊपर देखा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मालवा संस्कृति। आठवां प्रश्न दिया हुआ है, भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई थीं। ऑप्शन दिया हुआ है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। ऑप्शन बी है पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल। ऑप्शन सी है निम्न पुरा पाषाण काल एवं मध्य पुरा पाषाण काल। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल युग का आरंभ ईसा पूर्व के 8000 के आसपास हुआ। यह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल युग के बीच का एक संक्रमण काल है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा, मतलब जो शीत युग था उसकी समाप्ति होती है और जो तापमान था पृथ्वी का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मौसम जो होता है वो गर्म हो जाता है और सूखा पड़ने लगता है। इस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे की किस्में या प्रजातियों उनमें भी परिवर्तन हुआ। जाहिर सी बात है कि जब शीत युग की समाप्ति होती है और जब ग्रीष्म युग प्रारंभ होता है तो जो पशु पक्षी होते हैं उनके भी आकार में परिवर्तन आने लगता है। उनके जो व्यवहार होते हैं और उनकी जो प्रजातियां होती हैं उनमें भी धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगता है और उसी के हिसाब से जो मनुष्य होते हैं या पशु पक्षी होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो तापमान के हिसाब से ही अपने आप को ढालने का प्रयास करती हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो औजार बनाने की तकनीक में भी परिवर्तन हुआ और मनुष्य छोटे पत्थर का उपयोग करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा था। ये भौतिक एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन पत्थर पर हुई चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होता है। इसी प्रकार से नव पाषाण काल को देख लेते हैं कि इसका काल क्रम जो है उसको जरा ध्यान में रखिएगा। ये जो है आरंभ इसका कहां से दिखाया जा रहा है, 8000 ईसा पूर्व के आसपास का। अब इसमें देख लीजिएगा, विश्व के संदर्भ में नव पाषाण काल का युग 9000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जो है वो 7000 ईसा पूर्व में आपको मिलती है। अब यहां से ये 8000 के आसपास शुरू हो रहा है और यहाँ पे 7000। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की जो संस्कृतियां हैं वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में मिली। ठीक है, दोनों संस्कृतियां आपस में कहीं ना कहीं संक्रमणकालीन स्थिति में रहीं। खेती पे आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पे क्वेटा घाटी में तोरलाई और जोब नदी घाटियों के बीच में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है। ऑप्शन दिया हुआ है हनुमान मंदिर। ऑप्शन बी है पश्चिम घाट का सिंहपुची माकाक। ऑप्शन सी है असम का मंदर लोरेस। ऑप्शन डी है असम का श्वेतभ्रू गिबन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असम का श्वेतभ्रू गिबन। हुलॉक गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है। यह पूर्वी बांग्लादेश, उत्तरी पूर्वी भारत तथा दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है। ये वेस्टर्न हुलॉक गिबन तथा ईस्टर्न हुलॉक गिबन नामक दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध है। ये दोनों प्रजातियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ऑप्शन दिया हुआ है पुष्कर द्वीप। ऑप्शन बी है जम्बू द्वीप। ऑप्शन सी है कौच द्वीप। ऑप्शन डी है कुश द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। मत्स्य पुराण में पृथ्वी के भूखंड के बारे में सूत जी से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जम्बू द्वीप सहित 7 द्वीप समूह का वर्णन मिलता है। जो 7 द्वीप हैं उनका वर्णन सूत जी महाराज करते हैं। ठीक है, जिसमें से जम्बू द्वीप था, लक्षद्वीप था, शाम्ल द्वीप था, कुश द्वीप था, कौश द्वीप था, स्वाक द्वीप था तथा पुष्कर द्वीप था। ठीक है, इसमें कहा यह गया था कि जम्बू द्वीप है भारत का जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीप, इसके उत्तर में जो हिमालय है, उत्तर भारत के मैदान को छोड़ करके जो हिमालय की श्रृंखला शुरू होती है उसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में
और जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पेनिनसुलर है जो, उसको जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। इस जम्बूद्वीप में जो उस समय क्षेत्र आता था वो क्षेत्र था नेपाल था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, तिब्बत था, भूटान था, म्यांमार था, श्रीलंका था। संपूर्ण जो अखंड भारत की जो कल्पना की जाती है, ठीक है, उसी तरह की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।